नमस्कार, मेरा नाम है मीना शर्मा। कक्षा 12 के मनोविज्ञान में आज हम पढ़ेंगे आत्म क्या है। अध्याय 16 आत्म क्या है। आत्म एक बहुत ही अमूर्त कंसेप्ट है जिसके बारे में समझना थोड़ा कठिन है, किंतु हम प्रयास करेंगे कि आत्म का संप्रत्यय क्या है। आत्म विविध सूचनाओं का संग्रह है। आत्म का कंसेप्ट क्या है? विविध सूचनाओं का संग्रह है। मनोवैज्ञानिक कार्यों के केंद्रीय पक्ष को बनाने वाला। आत्म क्या है? मनोवैज्ञानिक कार्यों के केंद्रीय पक्ष को बनाने वाला। आत्म एक कर्ता के साथ साथ एक वस्तु भी है। आत्म के अंतर्गत व्यक्ति का चिंतन, अनुभूति और कार्य कर्ता के रूप में आता है। इस प्रकार जब मैं क्रोध का अनुभव करता हूं या स्वतंत्रता के बारे में विचार करता हूं, वह मैं आत्म कर्ता रूप के सामने आता है। दूसरी तरफ आत्म कारक के रूप में आत्म के बारे में दूसरे व्यक्ति का दृष्टिकोण या मुझे। पॉइंट ध्यान से समझिएगा। मैं की बात होती है तो आत्म कर्ता रूप में है, मुझे की बात है तो आत्म कारक के रूप में सामने आता है। सांस्कृतिक संदर्भ पर आधारित लोग विश्व का विभाजन आत्म और अनात्म इन दो श्रेणियों में करते हैं, आत्म तथा अनात्म। व्यक्तिवादी संस्कृतियों के लोग स्वतंत्र आत्म प्रत्यय को वरीयता देते हैं, जबकि समूहवादी संस्कृतियों में आत्म प्रत्यय के अंतर्निर्भर आपस में जुड़े हुए प्रत्यय को वरीयता देते हैं। स्वतंत्र आत्म प्रत्यय आत्म को सीमित, अलग तथा व्यक्तिगत इकाई, वैयक्तिक इकाई मानता है, जो व्यक्ति की समस्त क्रियाओं के केंद्र में होता है। स्वतंत्र आत्म प्रत्यय आत्म को सीमित, अलग और व्यक्तिक इकाई मानता है। यह व्यक्ति की समस्त क्रियाओं के केंद्र में होता है, जबकि अंतर्निर्भर आत्म प्रत्यय जुड़ाव, अंतर्निर्भरता और सहभागिता पर बल देता है। इस अंश में, इस अर्थ में आत्म और अनात्म की सीमाएं कुछ हद तक एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। कुछ शोधकर्ता सोचते हैं कि आत्म का विचार सामाजिक अंतःक्रिया में उदित होता है, समाज में उदित होता है। विशेषकर बच्चे को कोई संबोधित करता है, वह आत्म के बारे में सोचने लगता है। जब हम उसे बुलाते हैं बच्चे को नाम लेकर या तुम आओ, बच्चा मैं की अनुभूति करता है, आत्म के बारे में सोचने लगता है। और इसी तरह आत्म सामाजिक अनुभव में जन्म लेता है, स्वयं से तथा दूसरे से जुड़कर सामाजिक अनुभव बन जाता है। धीरे धीरे लोग आत्म के विशिष्ट दृष्टिकोण का आंतरीकरण कर लेते हैं, जो व्यवहार को प्रभावित करने का एक सशक्त माध्यम बन जाता है। हमारे आत्म का कुछ भाग व्यक्तिगत होता है, जिसके बारे में सिर्फ स्वयं को पता होता है। दूसरा भाग सार्वजनिक होता है, जिसे दूसरे लोग जानते हैं। तीसरा भाग ये सार्वजनिक है और तीसरा भाग सामाजिक है, जिसे समाज पहचानता है, समाज में आपकी पहचान होती है। अब देखिए आत्म के स्तर, विभिन्न स्तर, इनका अनुभव विलियम जेम्स ने दिया। इन्होंने गंभीर अध्ययन करके भौतिक आत्म, सामाजिक आत्म तथा आध्यात्मिक आत्म के बारे में बताया।
ये हैं विलियम जेम्स। इनके बाद नैसर, इन्होंने पर्यावरणीय आत्म के बारे में बताया। पर्यावरणीय आत्म उस आत्म की ओर संकेत करता है जो देश काल में भौतिक रूप से, कौन से रूप से? भौतिक रूप से पहचान में सम्मिलित होता है। अंतर्वैयक्तिक आत्म में वह आत्म सम्मिलित होता है जो सामाजिक संबंधों में विद्यमान रहता है। जब हम एक दूसरे के साथ क्रिया करते हैं, इस अंतःक्रिया में सामाजिक संबंध होते हैं। यहाँ अंतर्वैयक्तिक आत्म के दर्शन होते हैं। व्यापक आत्म, यह हमारी स्मृति में रहता है। यह वैयक्तिक और व्यक्तिगत है, स्वयं के भीतर ही रहता है। अंत में संप्रत्यात्मक आत्म वह विचार है, यह एक अन्य विचार है जो एक व्यक्ति के मन में रहता है। जीव ऐसे 5 कोशों से बना है। भारतीय दर्शन के अनुसार जीव 5 कोशों से बना है और आत्म का विचार पदानुक्रम में संगठित बहुस्तरीय रचना के रूप में होता है। पहला है अन्नमय कोश, जिसमें भौतिक शरीर आता है, सबसे बाहरी परत अस्तित्व की। अन्नमय इसलिए क्योंकि जो अन्न हम खाते हैं यह उसी से बनता है। दूसरा प्राणमय कोश, यह परत जीवन या प्राण से संबंधित है। श्वास क्रिया, ऊर्जा उत्पन्न करने वाली अन्य प्रक्रिया, 5 प्रभावक भी इसी में सम्मिलित होते हैं। तीसरा मनोमय कोश, यह ज्ञानेंद्रियों से बना हुआ है। अहम की जगह इसमें है और यह व्यक्तिगत संलग्नता की ओर लेकर जाता है जो लोगों को इच्छाओं और कर्मों के बंधन में डालता है। इच्छाओं और कर्मों का संबंध मनोमय कोश से है। चौथा है विज्ञानमय कोश, किससे बना है? 5 ज्ञानेंद्रियां तथा बुद्धि, जो हमने पिछले पाठ में देखा था। यह सांसारिक जीवन को एक व्यवस्था प्रदान करता है, उसे व्यवस्थित करता है। इसमें विद्यमान मैंपन का भाव जीव को पूर्व कर्मों से जोड़ता है और अहंकार की भावना भी इसमें उत्पन्न होती है। 5वां आनंदमय कोश, यह आनंद की परत है। इसमें इच्छित वस्तु की प्राप्ति होती है, सुख भी इसी का ही हिस्सा है और यह अनुभूति आध्यात्मिक आधार बनाती है। अब हम देखते हैं आत्म के पक्ष। आत्म के मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में शोधकर्ताओं ने आत्म के अनेक पक्ष खोजे हैं। इनके अनुसार आत्म बहुमुखी है। आत्म कैसा है? बहुमुखी। वास्तव में आत्म के बारे में विचार व्यक्तिगत जीवन को रूप प्रदान करता है, उसे संगठित करता है और सामूहिक जीवन में भाग लेने का अवसर भी देता है। आत्म सम्मान, यह आत्म संप्रत्यय का मूल्यांकन करने वाला घटक है। यह कौन सा घटक है जो मूल्यांकन करता है? किसका? आत्म संप्रत्यय का। यह मूल रूप से आंतरिकृत सामाजिक निर्णयों से तथा व्यक्तिक गुण कितने सार्थक हैं, इन विचारों के संबंध से मिलता है। आत्मसम्मान किसी के मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। लोग जो अपने बारे में अच्छा अनुभव करते हैं या उच्च आत्मसम्मान रखते हैं, वे उन लोगों की अपेक्षा निम्न आत्मसम्मान वाले होते हैं जो अधिक क्रियाशील, अभिप्रेरित, आग्रही और प्रसन्न होते हैं। यह
देखा गया है कि अप्रसन्नता और निराशा निम्न आत्मसम्मान से संबंधित होती है। यदि आप प्रसन्न नहीं हैं, उदास हैं, तो आत्मसम्मान निम्न होगा। यदि आप प्रसन्न हैं, संतुष्ट हैं, तो आत्मसम्मान उच्च स्तर का होगा। आत्म सामर्थ्य। आत्म सामर्थ्य हमारे उस विश्वास की ओर संकेत करती है जिसे हम प्राप्त करने योग्य मानते हैं, या इसका संकेत किसी व्यक्ति की प्रत्यक्ष योग्यता, कि व्यक्ति क्या क्या कार्य कर सकता है, उसमें कितनी योग्यता है, उसकी ओर संकेत करता है। आत्म सामर्थ्य निश्चित करते हैं कि हम पर्यावरण और दूसरे लोगों के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। मानव की अपने पर्यावरण तथा दूसरे लोगों के साथ की जाने वाली अंतःक्रिया को आत्म सामर्थ्य परिभाषित करता है। निम्न आत्म सामर्थ्य वाले बच्चों की अपेक्षा उच्च आत्म सामर्थ्य वाले बच्चे समस्याओं का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। बंडूरा के अनुसार आत्म सामर्थ्य विश्वास में निम्नांकित 4 मुख्य प्रभावों की शक्ति होती है। कौन से 4 मुख्य प्रभाव हैं? संज्ञानात्मक, यह विचार प्रतिकृतियों पर प्रभाव की ओर संकेत करता है। योग्यता का मूल्यांकन तथा प्रयास करने की तैयारी को भी प्रभावित करता है। दूसरा अभिप्रेरणात्मक, मोटिवेशनल, यह प्रभावित करती है कि हम कब तक प्रयास करते रहेंगे। जब तक मोटिवेशन रहेगा तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। संज्ञानात्मक पहलू, अभिप्रेरणात्मक पहलू, भावात्मक पहलू, यह तनाव, चिंता और नियंत्रण की भावना से संबंधित है। और चौथा देखिए, चयन, इसके अंतर्गत चुनौतीपूर्ण क्रियाओं का चुनाव आता है। यदि यह स्थिति है तो व्यक्ति चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना करने को तैयार रहता है। अब है आत्म प्रस्तुतिकरण। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यह व्यवहारात्मक आत्म अभिव्यक्ति से संबंधित है। तकनीकी रूप से आत्म प्रस्तुतिकरण शब्द का अर्थ है वे उपाय जो लोग अपने को दूसरों की सोच के अनुसार ढालने के लिए प्रयोग करते हैं। यदि जीवन एक नाटक है तो हम पटकथा से ली गई किसी पंक्ति को अभिनीत करते हैं। ये इसे समझने का एक प्रयास है। आत्म प्रस्तुतिकरण के अनेक रूप हो सकते हैं। चेतन, अचेतन, सही, गलत, वास्तविकता, वास्तविक दर्शकों के लिए या स्वयं के लिए हो सकती है। सामान्य रूप से आत्म प्रस्तुतिकरण के लिए 2 अभिप्रेरकों की पहचान की गई है। इसमें रणनीतात्मक आत्म प्रस्तुतिकरण और आत्म सत्यापन दोनों आते हैं। रणनीतात्मक प्रस्तुतिकरण शक्ति, प्रभाव और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दूसरों पर प्रभाव बनाने का प्रयास करना है। क्या करता है ये? शक्ति, प्रभाव और सहानुभूति प्राप्त करने के लिए दूसरे पर प्रभाव बनाने का प्रयास करता है। अपना निजी लाभ और आत्म उन्नति, आत्म प्रोन्नति अक्सर हमें दूसरों की दृष्टि में सम्मानित और अच्छा बना देती है। आत्म सत्यापन लोगों को अपने आत्म संप्रत्यय को दृढ़ करने में सहायता प्रदान करता है। जब हम अपने लिए कहते हैं हाँ मैंने यह कार्य किया, जब हम स्वयं सत्यापित करते हैं मैं यह कार्य कर सकता हूँ, मैंने यह अच्छा कार्य किया है, तो यह आत्म संप्रत्यय को दृढ़ बनाता है। आत्मनिरीक्षण, हालांकि आत्म को समझना आसान नहीं है, परंतु कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके द्वारा हम आत्म को समझ सकते हैं। आत्मनिरीक्षण,
उस सीमा से है इसका अर्थ जहाँ तक बाह्य परिस्थिति और दूसरों की प्रतिक्रिया व्यक्ति को के व्यवहार को नियमित करती है। क्या करती है? व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करती है। राजनीतिज्ञ, बिक्री कार्यकर्ता और कलाकार उच्च आत्मनिरीक्षण करने वाले होते हैं। वे अपनी हर परफॉर्मेंस का निरीक्षण करते हैं, स्वयं ही निरीक्षण करते हैं, आत्मनिरीक्षण करते हैं, ताकि अगला जो उनका कदम हो, अगला कार्य और अधिक प्रभावित करने वाला और अधिक सफलता की ओर ले जाने वाला हो। निम्न आत्मनिरीक्षण करने वाले व्यक्ति अपने व्यवहार को विश्वास, धारणा, अभिरुचि जैसे कारकों के या कारणों के आधार पर नियमित करते हैं। यह देखा गया है कि उच्च आत्मनिरीक्षण करने वाले लोग दूसरों की ओर अधिक ध्यान देते हैं, जबकि निम्न आत्मनिरीक्षण करने वाले लोग स्वयं पर अधिक ध्यान देते हैं। इनका कार्य दूसरों की ओर देखते हुए होता है, इनका कार्य स्वयं अपनी ओर देखते हुए होता है। वे अपनी संपूर्ण योग्यता जिसका उपयोग कर सकते हैं का आकलन करते हैं। किसका आकलन करते हैं? संपूर्ण योग्यता का। कौन? उच्च श्रेणी के आत्मनिरीक्षण करने वाले लोग। वे रणनीतात्मक आत्म प्रस्तुतिकरण के संबंध में बहुत भावुक होते हैं। उन्हें अपनी थोड़ी सी गलती भी बर्दाश्त नहीं होती, वे उसे भी सुधारना चाहते हैं। अब देखिए आत्मचेतना। हम हमेशा आत्म केंद्रित नहीं होते। हम स्वयं की ओर लौटने की ओर मजबूत करते हैं। यही आत्मचेतना है। जब हम आत्मसजग, आत्मचेतन होते हैं, हम अपने आंतरिक मानक से अपने व्यवहार की तुलना करने लगते हैं। इस तुलना में नकारात्मक अंतर मिलता है। यानी हम अपने किसी व्यवहार को देखें कि हालांकि मैं ऐसा व्यवहार करना पसंद नहीं करता, मैं ऐसा व्यवहार नहीं करती, फिर भी उस समय मैंने ऐसा व्यवहार किया। और इस प्रकार जब हम अपने मानक स्टैंडर्ड व्यवहार से अपने किए गए व्यवहार की तुलना करते हैं तो हम एक नकारात्मक अंतर पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हमारा आत्मसम्मान घटने लगता है और इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमें आत्म अंतर को कम करना चाहिए या आत्म सजगता की स्थिति से स्वयं को हटा लेना चाहिए। यह देखा गया है कुछ लोगों का स्वभाव अपने विचारों और भावनाओं का आत्मनिरीक्षण करने का होता है, जबकि दूसरों का स्वभाव बाहरी सार्वजनिक धारणा के प्रति सजग होना होता है। अर्थात दोनों ही अलग अलग होते हैं। आत्म की सजगता यानी आत्म को आंकने में हम कितने सही होते हैं। अपने आत्म संप्रत्यय के बारे में ऐसे बहुत सारे पक्ष हैं जिन्हें हम जानते हैं और उनके बारे में दूसरे लोग भी जानते हैं। दूसरे शब्दों में यह सार्वजनिक है, जो हम भी जान रहे हैं और दूसरा भी जान रहा है। किंतु निम्नांकित 3 और संभावनाएं हैं। आत्म के विषय में कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिसे व्यक्ति जानता है, दूसरे अनभिज्ञ हैं। कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो व्यक्ति स्वयं नहीं जानता, दूसरे लोग जानते हैं। और कुछ विशेषताएं ऐसी है जिसे न व्यक्ति स्वयं जानता है, न ही दूसरे लोग जानते हैं। स्वस्थ जीवन जीने के लिए व्यक्ति की विशेषताओं की उचित प्रशंसा होनी चाहिए और यह आकलन किस पर आधारित होना चाहिए? सत्य पर। यह किसी की शक्तियों और दुर्बलताओं के निष्पक्ष ज्ञान और समझ पर आधारित है। यह निष्पक्ष होना चाहिए जिससे उचित कार्यविधि की योजना की जा सके, बनाई जा सके और सुधार किया जा सके। जब हम आत्म की चर्चा करें तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए?
लोग स्वयं के प्रति पूर्वाग्रह रखते हैं। इससे लगता है व्यक्ति अपने को बचाने की चेष्टा करते हैं और चीजों को इस तरह से देखते हैं कि आत्म की सकारात्मक विशेषताओं में वृद्धि हो गई। उदाहरण के लिए किसी कार्य में सफलता के लिए अपनी योग्यता, प्रयास और विशेषताओं को सराहते हैं और सफलता के लिए अवसर या भाग्य जैसी बातों को भी महत्व देते हैं। हर व्यक्ति दूसरों से अपने लिए सकारात्मक प्रशंसा चाहता है, चाहे वह सही हो या गलत हो। वह स्वयं के प्रति गलत धारणा के निर्माण और इससे संबंधित अनेक समस्याओं की ओर ले जाता है। इस प्रकार का पूर्वाग्रह दुराग्रह किस तरफ लेकर जाता है? समस्याओं की ओर। आत्म का अन्य प्रक्रियाओं से क्या संबंध है? आत्म लगभग सभी प्रकार की मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाओं में संलग्न है। सीखना, प्रत्यक्षीकरण, अभिप्रेरण, स्मृति सभी आत्म की स्थिति और प्रकृति से जुड़े हुए हैं। व्यक्ति को इस तथ्य को पहचान लेना चाहिए कि ये सभी और अन्य मनोवैज्ञानिक प्रक्रियाएं यांत्रिक नहीं हैं, ये आत्म की क्रियाएं हैं, आत्म के कार्य हैं। स्वतंत्र आत्म प्रत्यय वाले लोग अपनी आंतरिक विशेषताओं और महत्वपूर्ण लक्षणों पर जोर देते हैं। इसके विपरीत अंतर्निर्भर आत्म वाले लोग संबंधों और संदर्भों पर ज्यादा जोर देते हैं। इसी तरह दूसरे लोगों के व्यवहार की व्याख्या करते समय अंतर्निर्भर आत्म वाले लोग परिस्थितिजन्य कारकों के महत्व को पहचानते हैं। आत्म संप्रत्यय में सांस्कृतिक विभेद और विभिन्न प्रक्रियाओं के लिए इसके परिणामों पर भी ध्यान दिया जाता है। आत्म संप्रत्यय दो प्रकार का होता है, स्वतंत्र और आत्मनिर्भर। संप्रत्यय के दोनों प्रकार संज्ञान, अभिप्रेरणा और संवेग से संबंधित हैं। अब देखिए आत्म और संज्ञान। आत्म संप्रत्यय के संज्ञान पर प्रभाव विभिन्न तरीकों से पाया जाता है। स्वतंत्र आत्म प्रत्यय वाले व्यक्ति अपने आंतरिक गुणों को महत्वपूर्ण मानते हैं, जबकि अंतःनिर्भर प्रत्यय वाले लोग समाज एवं संदर्भ पर ज्यादा निर्भर होते हैं। कुछ संवेग आंतरिक विशेषताओं पर जोर देते हैं। उदाहरण के लिए अहंकार या श्रेष्ठता की भावना बहुधा पाई जाती है जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को पूरा कर लेता है। इसी तरह जब व्यक्तिगत उद्देश्य या इच्छाएं अपूर्ण रह जाती हैं तो वह भग्नाशा का कुंठा का शिकार हो जाता है। इन परिस्थितियों में संवेगात्मक अनुभव आत्म को सामाजिक संबंधों से अलग कर देते हैं। दूसरी ओर कुछ सकारात्मक संवेग जैसे मित्रता की भावना, कृतज्ञता या सम्मान की भावना, ये संवेग तब घटित होते हैं जब दूसरों से निकट या रुचि के अनुकूल संबंध बन जाएं। ऐसे संवेगों की अनुभूति अंतर्वैयक्तिक जुड़ाव को उन्नत बनाती है। यह बात नकारात्मक संवेगों के लिए भी सच है, जैसे ऋणी या अपराधी होने की भावना। अब देखिए आत्म और अभिप्रेरण। अभिप्रेरण व्यक्ति की आंतरिक क्रियाओं से संबंधित है। मोटिवेशन जो अंदर से ही आता है, स्वतः व्यक्ति प्रेरित रहता है। आवश्यकताओं और अभिप्रेरकों के विचार इन्हीं प्रक्रियाओं से संबंधित है। यह दृष्टिकोण स्वतंत्र आत्म प्रत्यय संप्रत्यय के बहुत निकट है।
आत्मनिर्भर आत्म के बारे में यह देखा गया है कि व्यवहार महत्वपूर्ण दूसरों जैसे माता पिता, शिक्षक, अन्य पारिवारिक सदस्य के प्रति दायित्वों और कर्तव्यों की अपेक्षाओं द्वारा निर्देशित होते हैं। व्यवहार किसके द्वारा निर्देशित हो रहा है? महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा, जैसे माता पिता, शिक्षक, अन्य पारिवारिक सदस्य। तो इनके प्रति हमारे जो दायित्व और कर्तव्य की भावना है, उसी से, उन्हीं अपेक्षाओं के द्वारा ये निर्देशित होते हैं। अब हम देखते हैं कि उपलब्धि अभिप्रेरक यानी श्रेष्ठ बनने की इच्छा से संबंधित होती है। यह इच्छा सभी संस्कृतियों में मिलती है। हर संस्कृति में हम देखेंगे व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि में चाहे कितनी भी विषमता हो, कितनी भी विभिन्नता हो, उनके विचार कितने भी अलग हो, किंतु श्रेष्ठ बनने की इच्छा हर संस्कृति में, हर व्यक्ति के अंदर मिलती है। उन संस्कृतियों में जिनमें स्वतंत्र आत्म प्रभावी होता है, यह आवश्यकता व्यक्तिगत होती है, जबकि उन संस्कृतियों में जहां अंतर्निर्भर आत्म का प्रभाव होता है, यह आवश्यकता अंतर्वैयक्तिक और सामाजिक रूप से निर्मित होती है। तो बच्चों, आज के पाठ में हमने आत्म के बारे में पढ़ा। आशा है पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।